नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे संविधान या विधि का। आज हम आपको बताएंगे कि एक दिवसीय परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी एक टाइम टेबल के ज़रिए मैं अभ्यास करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। एक दिवसीय परीक्षाओं से मेरा तात्पर्य है कि जैसे आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा होती है और कई दिनों तक चलती है, उसको छोड़ करके जो एक दिनी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, उनकी कैसे आप प्रैक्टिस करिए और कैसे अपने समय प्रबंधन और सही रणनीति को बनाइए तो आपको सफलता मिलने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। उस पर हम बात करने वाले हैं। वास्तव में ज़्यादातर लोग हैं जो टाइम टेबल बना करके नहीं पढ़ते और इसलिए समस्या आती है। उनको पता ही नहीं चल पाता कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है। इन सारी समस्याओं का सलूशन आपको आज की वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है और उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो इस टाइम टेबल के हिसाब से जो मैं बताने जा रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके तैयारी करने के तरीकों में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आएगा और एक हफ्ते या 10 दिन के भीतर ही आप महसूस करेंगे कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वास्तव में वो पढ़ ही नहीं रहे थे, अब आप पढ़ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, एक दिवसीय परीक्षा, उसमें जो मुख्य विषय होते हैं, मैथ्स होता है, रीजनिंग है, हिंदी, कुछ परीक्षाओं में हिंदी और वहीं पर कुछ में हिंदी के स्थान पर इंग्लिश, जैसे एसएससी है तो इंग्लिश होती है वहाँ पर। लेकिन राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं जैसे समूह ग है, जैसे बीडीओ है, लेखपाल है, जैसे दरोगा की परीक्षा है या सिपाही की परीक्षा है, तो वहाँ पर हिंदी विषय होता है। जीएस सभी में होता है। करंट अफेयर्स लिखने के लिए जगह नहीं बचा था इसलिए हमने नहीं लिखा। करंट से आप समझ जाते होंगे, हम समसामयिक घटनाओं की बात कर रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं में होते हैं। अमूमन जो आप टाइम टेबल बना करके पढ़ते भी हैं तो वो टाइम टेबल आपका कुछ इस तरह का होता है। जैसे हम 1 घंटा मैथ पढ़ लेंगे तो 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लेंगे, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लेंगे। इस तरह से आप पढ़ते हैं और कोटा पूरा करते चले जाते हैं कि एक पढ़ा हो गया भाई, इसको हटाओ, दूसरा पढ़ते हैं, इसको हटाओ। और कई छात्र तो ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि जैसे उन्होंने एक विषय उठाया, मान लीजिए उन्होंने इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो इतिहास जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक वो दूसरा विषय नहीं उठाएंगे। तो मान लीजिए इतिहास पढ़ने में आपको 1 महीना लग गया, तो फिर आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल को पढ़ने में भी अगर 1 महीना लग गया तो फिर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर आप साइंस पढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे कि आपको इतिहास पढ़े हुए कितने दिन हो गए, तो इतिहास पढ़े हुए आपको 5 महीने हो गए। क्या 5 महीने पहले जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसके ज़्यादातर तथ्य आपको याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। आज परीक्षा है, 5 महीने पहले आपने उस विषय को पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको जितना याद रहना चाहिए उतना वो रहेगा नहीं। इसलिए आप कोशिश करिए कि इन सभी विषयों को प्रतिदिन एक एक चैप्टर, चाहे आप 1 घंटा पढ़िए, चाहे 45 मिनट पढ़िए, चाहे आधा घंटा पढ़िए, पर सभी विषयों को आप प्रतिदिन पढ़िए। प्रतिदिन पढ़ने पर क्या होगा कि आपका पूरा कोर्स एक साथ समाप्त होगा और फिर रिवीजन भी आप एक साथ पूरे कोर्स को कर सकते हैं।
बाकी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी मैंने बता रखा है, तो क्वेश्चन पेपर भी बीच बीच में आप सॉल्व करते रहेंगे तो ये सभी चीज़ें लगातार बिल्कुल ताज़ा बनी रहेंगी और कोई भी तथ्य आप मिस नहीं करेंगे। तो ये तो एक सामान्य बात है कि आप किसी विषय को ख़त्म करके दूसरा मत शुरू कीजिए, बल्कि मेरी ये राय है और जांची परखी और बहुत अनुभव वाली राय है, पर्सनल अनुभव वाली राय है कि आप सभी विषयों के एक एक टॉपिक को डेली पढ़िए। ये एक बेहतर तरीका होता है, तो सभी विषयों के टच में बने रहते हैं आप। खैर, उस पर हम फिर देखेंगे, वो तो एक सामान्य सी बात थी। हम आते हैं टाइम टेबल पर। मैंने कहा ज़्यादातर लोग 1 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे इंग्लिश जैसा तरीका अपनाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए आप। टाइम टेबल आपका कुछ अलग तरीके से यहाँ बनने वाला है। जैसे देखिए मैथ है, मैथ को हमने 30 मिनट और 30 मिनट यानी 30 + 30 मिनट के 2 भागों में बांट रखा है। ऐसे ही रीजनिंग भी है 30 + 30 मिनट। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहते हैं 30 + 30 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ क्योंकि शायद टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो विषय हैं वहाँ पर आपको इतना बराबर समय नहीं देना है, बल्कि ये होगा 45 और ये होगा 15 यानी कि 15 मिनट। जैसे कि यहाँ लिखा गया है जीएस के लिए, वैसे ही हिंदी और इंग्लिश के लिए भी होगा। हालांकि मुझे पीपीटी चेक करनी चाहिए थी कि सही है या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक होती रहती है। और यहाँ पर आप 45 + 15 मिनट का टाइम रखेंगे सभी थ्योरेटिकल विषयों के लिए। अब देखिए करंट अफेयर्स 30 + 5 मिनट यानी 30 + 5 मिनट का समय देंगे, और जीएस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप 30 मिनट का समय देंगे। अब देखिए ये बांटा क्यों गया है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप कहीं रूम लेकर के घर से बाहर पढ़ते हैं तो कई आपके दोस्त होते हैं जो आपके पढ़ने के टाइम पर आपके कमरे में आते रहते हैं और बिना किसी ज़रूरी मुद्दे के भी बातें होती रहती हैं और इससे बड़ा समय आपका चला जाता है। तो आप एक समय निर्धारित करिए। बहस करना, बात करना आवश्यक है, क्योंकि उससे बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान आपको मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर लीजिए कि कब आपको प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रहे कि ये जो 5 घंटे का लगभग टाइम टेबल है, जैसे 1 घंटा ये हुआ, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 4 हो गए, आधे आधे घंटे का ये हुआ 5 घंटे 5 मिनट। आप कोशिश करिए कि इसको 2 भागों में बांट करके रखिए, यानी कि आपको 2 ही बार बैठना हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे बाद आधा घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं। 2 बार में बनाइए, चाहे तो आधा सुबह कर लीजिए, आधा शाम को कर लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको सूट कर रहा हो उस हिसाब से। बार बार ये काम नहीं करिए, एक ही बार बैठिए, 2 बार में निपटाइए इसको। और जब आप पढ़ने बैठिए तो उस वक्त जो शर्तें हैं, सबसे पहले वो कि आपका कमरा और आपका टेबल और चेयर ये पूर्णतः साफ़ होनी चाहिए। आमतौर पर जो छात्र किराए पर कमरा ले करके किसी अन्य शहर में पढ़ने आते हैं, वो अपने उस पढ़ाई के टेबल का इस्तेमाल बहुत चीज़ों में करते हैं। किताबें फेंकी रहती हैं, गए बाज़ार से कोई सामान खरीद के ले आए खाने पीने की, तो उसको भी उसी टेबल पर रख देते हैं। वो आपका अध्ययन करने का एक टेबल है जो आपके भविष्य को बना रहा है। वो किताबें हैं जिसको आप वहाँ फेंक रखे हैं, उसको अच्छे से रखिए, संभाल के रखिए। ये आपके जीवन को सुधारने वाली चीज़ें हैं। तो टेबल साफ़ रहे। एक टेबल वॉच होनी चाहिए। मोबाइल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घड़ी के लिए तो मोबाइल है मेरे पास, नहीं,
मोबाइल को अभी मैं बंद कराने जा रहा हूँ जब ये टाइम टेबल स्टार्ट होगा तब। तो एक टेबल वॉच रखिए, एक लैंप रखिए और आपके टेबल पर सिर्फ इन विषयों से संबंधित आवश्यक प्रैक्टिस सेट, जैसे मैथ और रीजनिंग का है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस या करंट के लिए मैगजीन और जीएस के लिए जो क्वेश्चन पेपर है, कोशिश करिए आप पीसीएस का प्रीलिम्स परीक्षा का सॉल्व पेपर ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या और भी जो भी पेपर आपके पास उपलब्ध हों वो सब आप ले सकते हैं और यही मटेरियल आपके टेबल पर हो। एक रफ़ कॉपी आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टेबल पर कुछ ना रहे तो अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें फालतू की वहाँ से हटा दीजिए। दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि कोई आपके कमरे में उस दौरान ना आए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई आएगा, खटखटाएगा बिना किसी काम का, तो उसको करने दीजिए ऐसा। थोड़े समय में वो चला जाएगा और जब वो जान जाएगा कि इस टाइम आपका दरवाज़ा बंद ही रहता है तो दोबारा शायद वो फिर ना आए और उस वक्त उस टाइम पर आपको हमेशा के लिए फुर्सत रहेगी। दूसरा, आप अपना मोबाइल भी बंद कर देंगे। बंद का मतलब साइलेंट नहीं करेंगे, बंद का मतलब है कि आप उसे ऑफ कर देंगे। साइलेंट रहने पर क्या होता है कि बीच बीच में आप पलट के देखेंगे किसी का व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया है, तो आपका ध्यान बटा रहेगा। ऑफ कर देंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आप पलट करके देखें। और अगर आप ऑफ़ किए हुए मोबाइल को पलट करके देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, तो यकीन मानिए आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। खैर, मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल बंद करने पर हो सकता है कि आपको घबराहट हो कि कोई फ़ोन कर रहा होगा, ज़रूरी व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और फ़ोन बंद आ रहा है तो वो घबरा सकता है। तो इसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है, पहले उसको फ़ोन कर दीजिए कि मेरा मोबाइल इतने समय तक बंद रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो मोबाइल आपकी बंद रहती है और कोई घबराहट किसी को नहीं होती है, क्योंकि पहले से पता होता है कि मोबाइल बंद ही मिलेगी। तो मोबाइल बंद, कमरे का दरवाज़ा बंद, स्टडी मटेरियल टेबल पर है, समय का बंटवारा हो चुका है। अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पहले भी आपने परीक्षाएं दिया होगा और परीक्षाएं दिया होगा तो आपको अनुभव होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। और जैसे देखिए, मैथ में मान लीजिए कि ये जो हमने समय बना रखा है ये औसतन 50 सवालों के लिए है, यानी मैथ के 50 सवालों के लिए 30 + 30 मिनट का समय है। अगर किसी प्रैक्टिस सेट में 25 सवाल हों तो आप इस टाइम को भी आधा कर सकते हैं, यानी कि 50 सवालों के मानक के रूप में ये रखा गया है, एक स्टैंडर्ड है। तो मान लीजिए किसी प्रश्न पत्र में 50 सवाल होते हैं। मैं 10 तक लिख करके आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपने परीक्षा दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे पेपर पढ़ते ही, इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। पेपर पढ़ते ही आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान सवाल है, दूसरा सवाल देखा ये भी आसान लगा, इसके बाद तीसरे सवाल पर आप पहुंचते हैं मैथ के, तो ऊपर से निकल जाता है, यानी कि ये तो ऐसा आ गया जिसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, फार्मूला वगैरह, इसको तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसे सवालों पर आप इस तरह की लाइन बनाएंगे। और फिर कुछ सवाल, जो अगला चौथा सवाल आया, वो मान लीजिए ऐसा था कि हाँ, इसको मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व मत करिए, इसको गोले में डाल दीजिए। इसी तरीके के सवाल आपको मिलते जा रहे हैं पूरे 50 नंबर तक। ये 3 प्रकार के सवाल आपको
मिलते हैं मैथ के सेट में। रीजनिंग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब आपको करना क्या है, अब आप घड़ी में एक अपने रफ सीट पर एक आंसर सीट बना लीजिए, 1 से लेके 50 तक सवालों के नंबर लिख लीजिए और अपनी टेबल वॉच में आप 30 मिनट का समय निर्धारित कीजिए और उस 30 मिनट में नंबर 1 से शुरू करते हुए जो सवाल आपको सबसे आसानी से आ सकते हैं, यानी उसको आप हल कर सकते हैं, सबसे पहले उन्हीं सवालों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पहला सवाल आसान था, सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिया। दूसरा भी था, तीसरा पढ़ते ही लगा कि ये तो मेरे बस का नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि ये मेरे बस का नहीं है, तत्काल ये लाइन खींचिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा इसलिए कि अगर आपको ये लग गया है कि मेरे बस का नहीं है, फिर भी आप उसको पूरा पढ़ रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर लाइन खींचिए और तत्काल आगे बढ़िए। अगला सवाल कैसा मिला? अगला सवाल मिला कि हाँ, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समय लेगा। तो जैसे ये एहसास हो कि कैलकुलेशन कराएगा ज़्यादा, समय ज़्यादा लेगा, तो जितने नंबर का ये है उतने नंबर के और भी सवाल हैं, तो ज़्यादा समय क्यों देना उस पर। इसको आप गोले में डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए, सरल सवाल आया, इसको आपने किया, इसको भी किया। ये लेंदी क्वेश्चन है, फिर गोले में डालिए इसको। ये आता ही नहीं है तो लाइन खींचिए, छोड़ दीजिए। ये सरल था, इसको कर लिया, इसको गोले में डाला। यानी पहले स्टेप में पूरे सवालों को आपको 3 स्टेप में सॉल्व करने हैं। पहला स्टेप है 1 से लेकर के 50 तक सिर्फ उन सवालों को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए जिनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा 1 से 50 तक। फिर वापस आइए, अब आप ये गोले वाले सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। गोले वाले सवाल क्यों? क्योंकि इसको आप कर सकते हैं, तो इस पर आप पुनर्विचार करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको कर लीजिए। अगर कहीं बीच में लगे कि ये फंसा रहा है, आपको टाइम ले रहा है, तो छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़िए और फिर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप कर लीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपको जो सरल सवाल थे वो आपने कर लिए और जो आप करने की क्षमता रखते थे उनको आपने निर्धारित समय में कर लिया। अब छूटेगा, कभी कभी आपको शिकायत हो जाती है कि समय कम पड़ गया, नहीं तो मैं और सवाल करता, क्योंकि आप फंस गए थे यहाँ पर या इन सवालों के चक्कर में पड़ गए थे। इसलिए लास्ट के जो सवाल छूटे उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपको आते थे लेकिन समय कम होने के कारण छूट गए। ऐसे क्या है कि जो आपको आते हैं आसानी से उसको तो आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब जो छूट रहा है वो ये सवाल छूट रहा है जो आपको आता ही नहीं, तो छूटने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे, 50 सवालों को, और 50 सवालों के लिए जो मानक समय है वो 30 मिनट का है। यानी 31वां मिनट मत लीजिए। भले ही आप 50 में से सिर्फ 15 सवाल ही कर पाए हों, फिर भी आप 31वां मिनट नहीं लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा प्रैक्टिस सेट बेकार हो जाएगा जिसको मैं ख़रीद के लाया हूँ, तो यकीन मानिए कि प्रैक्टिस सेट तो ख़राब होगा ही अगर आप 31वां मिनट या उससे ज़्यादा लेते हैं, और आपका ये पूरा टाइम टेबल और आपकी रणनीति भी बर्बाद हो जाएगी। तो आप 30 मिनट में इसको बंद कर देंगे। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 30 मिनट में बंद करने के बाद अब अगला 30 मिनट शुरू होता है और इस अगले 30 मिनट में आप इसको जांचेंगे। पीछे जो प्रैक्टिस सेट में आंसर की दी गई होती है वहाँ से आप इसको जांचेंगे। मुझे लगता है कि 1 या 2 मिनट में आप मैक्सिमम जांच लेंगे। और मान लीजिए कि एक नए छात्र को जो शुरुआत कर रहा है कंपटीशन की, उसने किया 15 क्वेश्चन, 50 में से 15 क्वेश्चन। बाकी के जो 28 मिनट बच रहे हैं उसमें पीछे जो सॉल्व दिया गया होता है, ट्रिक दी गई होती है, उस ट्रिक के माध्यम से आप उन सवालों को सीखेंगे जो आपको नहीं आ रहे थे या जिन सवालों को आपने गलत किया हुआ है। और उसके लिए कितना समय देंगे? 28 मिनट।
जैसे ही 60 मिनट पूरा हो, आपका मैथ का सेक्शन बंद हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आज आपको पता चल गया है कि आपकी क्षमता 15 सवाल करने की है, और जब आप कल फिर बैठेंगे इसी विधि से, तो आपके दिमाग में एक लक्ष्य रहेगा कि आज मुझे किसी भी दशा में 15 से ज़्यादा सवाल करने हैं। तो क्योंकि आप लक्ष्य लेकर के बैठे हैं तो आप बढ़ाएंगे, और अगर समान स्तर का पेपर रहा तो जाहिर सी बात है कि आप 15 या उससे ज़्यादा करेंगे। तो मान लीजिए आप 16 क्वेश्चन करते हैं अगले दिन, फिर अगले दिन करते हैं, थोड़ा ध्यान और लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो अगले दिन आप करते हैं 17। और ऐसे करते हुए अगर आप 10 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो 10 दिनों में आपने कितने सवाल सॉल्व किए हैं? टोटल प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखा जाए तो एक में 50 था, तो 10 में आपने 10 दिनों में 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखिए 500 क्वेश्चन जब आप मैथ के सॉल्व करेंगे तो अब आप देखेंगे कि अचानक से बहुत सारे सवाल रिपीट होने लगे हैं, उनका टाइप रिपीट होने लगा है। यानी 50 सवालों में आप कम से कम 8 से 10 सवाल की उम्मीद कर सकते हैं जो एक ही तरह के आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मैथ में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को 4% क्रय मूल्य से कम पर खरीदता है और क्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचता है उसके प्राइस मूल्य से, तो लाभ हानि कितने प्रतिशत हुआ। ऐसे बहुत से सारे सवाल होते हैं जो हर प्रैक्टिस सेट में लगभग आ जाते हैं और परीक्षा में भी। यानी कि सवाल रिपीट होने लगेंगे अगर आपने 10 दिन तक ये 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो अचानक से क्या होगा, उनके उत्तर आपको याद हो जाएंगे। और 10 दिन के बाद ये जो आप 15 से लेके 10 दिन एक एक सवाल बढ़ाते हुए अगर आप 25 तक पहुँचे थे, तो अचानक से 10 दिन बाद क्या परिवर्तन आएगा। एक तो वो 8-10 सवाल रिपीटेड आने लगेंगे जिसको आपको पढ़ते ही उत्तर दे देना है, तो ये 8-10 मिनट या और ज़्यादा समय आपका बच जाएगा। और 500 सवालों को सॉल्व करते करते आपने जो उसके ट्रिक वगैरह सीख लिए हैं, इससे आपके 8-10 सवाल एक ही दिन में बढ़ेंगे। यानी कि 10 दिन बाद आप यहाँ 10 प्लस कर सकते हैं और ये चला जाएगा 35 के आसपास। इस तरह से इस प्रैक्टिस का लाभ मिलता है। यही विधि आप रीजनिंग में भी अपनाते हैं, क्योंकि जैसा मैथ है, जो प्रॉब्लम मैथ में आती है वही प्रॉब्लम रीजनिंग में भी आती है। तो रीजनिंग और मैथ को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग और मैथ को बैक टू बैक टाइम टेबल में शामिल मत कीजिएगा। मैथ के साथ कोई थ्योरेटिकल विषय, और अगली बार जब पढ़ने बैठिए तो रीजनिंग के साथ कोई दूसरा थ्योरेटिकल विषय, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगेगा तो थ्योरेटिकल विषय को प्रभावित कर देगा वो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा। अब हम आते हैं हिंदी, इंग्लिश या जीएस या करंट अफेयर जैसे विषयों पर जो थ्योरी से जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें जो आपका टाइम टेबल होता है, जैसे आप 1 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटे इतिहास, 1 घंटे इस तरह पढ़ते हैं, तो आप नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आपने 1 घंटे बनाया है कि इतिहास पढ़ेंगे, तो 1 घंटा इतिहास पढ़ा, देखा टाइम हो गया तो उसको हटाया, ज्योग्राफी की बुक ले लिए आप, तो इतिहास जो आपने पढ़ा है वो गायब हो जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं चलो भाई एक विषय पढ़ लिया जीएस का, अब चलते हैं चाय पी करके आते हैं, तो फिर दूसरा शुरू करते हैं। तो विश्वास कीजिए उस चाय की भाप के साथ पिछले 1 घंटे तक लिया गया ज्ञान भी उड़ जाएगा। हमेशा पढ़ते समय आपको मनन करना है। जैसे थ्योरी वाले जो विषय हैं, 1 घंटे का मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया है, तो 1 घंटे में 45 मिनट ही आप पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक 45 मिनट आप पढ़िए, और 45 मिनट के बाद अगला 15 मिनट शुरू होगा, और इसमें आप क्या करेंगे कि पीछे 45 मिनट जो आपने पढ़ा है, आँख बंद करके
दरवाज़ा पहले से बंद है, मोबाइल भी बंद है, आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे क्रमशः कि इन 45 मिनटों में हमने पढ़ा क्या। आपको 2 मिनट के अंदर 80-90% चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन ये जो 10-20% तथ्य रह जाते हैं वो आपको धुंधले नज़र आएंगे कि कुछ और था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। आपका मन करेगा चलो 80% बहुत है, पर ये गलत हो जाएगा। अगर आप वहीं पर छोड़ देंगे तो आप कंपटीशन में बने तो रह सकते हैं, पर पास होना मुश्किल हो जाता है। आप बाकी के 13 मिनट अपने दिमाग को पर दबाव बनाइए कि और क्या था, और यकीन मानिए अगर वो याद हो जाता है तो फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। यानी कि आप 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो अगले 15 मिनट में इन चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे पूरा। लास्ट में आप पन्ना पलट के देख लेंगे क्या याद रहा और क्या छूटा। ये होता है टाइम टेबल से पढ़ने का तरीका, थ्योरी को। यही चीज़ आप अपना लेंगे करंट अफेयर्स में। 30 मिनट पढ़िए और 5 मिनट रिकॉल कीजिए। हिंदी या इंग्लिश है 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट रिकॉल कीजिए। अब देखिए, अब आता है जीएस का क्वेश्चन पेपर। 30 मिनट रखिए, कोई बाध्यता नहीं है कितने सवाल करने हैं। आप प्रतिदिन 30 मिनट किसी पुराने प्रश्न पत्र को जो आयोगों के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो एक विषय से तो सवाल होते नहीं, उसमें सारे विषयों के सवाल होते हैं, और सारे विषयों के सवालों को के चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो लगभग पूरा कोर्स कवर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो जीएस के सभी विषयों के सभी चैप्टर को टच कर लेते हैं। मान लीजिए एक दिन में नहीं करते हैं, दूसरे दिन भी आप सॉल्व करेंगे तो मिला करके आप टच कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि जो ट्रेंड है वो आपको पता चल जाता है, यानी किस तरीके से पहले पेपर आता था और किस तरीके से अब पेपर आता है वो आपको पता चल जाएगा। इसका जो पहला फ़ायदा होता है। दूसरा जो फ़ायदा होता है इसका वो ये होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन का ज्ञान हो जाता है, यानी कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिर्फ परीक्षाओं में ही दिखाई देते हैं, किताबों में उनका उत्तर जल्दी मिलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। तीसरा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि करंट अफेयर्स से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आपको ज्ञान हो जाता है। करंट में तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जो घटना है सब करंट अफेयर्स ही है, लेकिन क्या चीज़ें, जैसे बजट है, बजट से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, साइंस टेक से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पुरस्कारों से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये आपको पता चल जाता है। और फिर आप मैगज़ीन में सिर्फ वही पढ़ते हैं, आपका समय बच जाता है। और चौथा जो फ़ायदा होता है वो सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे ह्यूमन एरर नहीं होता, यानी मानवीय भूल नहीं होती। होता है ना, परीक्षा दे करके आए, क्वेश्चन मिला रहे थे, अरे यार इसका उत्तर तो मुझे मालूम था, कैसे गलत हो गया। ये गलती नहीं होगी क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो इस तरह से आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अब आप खुद से सोचिए, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या इस प्रकार का टाइम टेबल बना करके आप अब तक पढ़ाई करते थे। अगर जवाब नहीं में आता है तो फिर ये सोचिए कि लाखों लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। अब लाखों लोगों का तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सभी लोग वही मैथ, वही रीजनिंग, वही इंग्लिश, वही हिंदी, वही जीएस के विषय पढ़ते हैं।
पर सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होने के लिए आपको उस भीड़ से अपने आप को अलग करना पड़ता है, और अलग करने के लिए आपको लोगों से अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब मेरी पढ़ाई हो रही है, और कुछ समय बाद आप खुद ही अपना टाइम टेबल बढ़ा लेंगे, यानी और ज़्यादा समय ले लेंगे। जैसे जीएस एक था, एक और जीएस का पोर्शन आप ले लेंगे, इस तरह से आप करने लगेंगे। अगर आप सारे विषयों को, सारे जीएस के पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अल्टरनेट कर सकते हैं, जीएस 1 फिर जीएस 2 जीएस 3 ऐसे करके एक एक दिन में अलग अलग जीएस के विषय पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप दरवाज़ा बंद रखेंगे, आप मोबाइल बंद रखेंगे, तो कुछ दिन में हो सकता है कि आपके दोस्त कहने लगें कि अरे वो तो पागल हो गया है, हो सकता है आपकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन जिस दिन आपके विषय में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो पागल हो गया है, तो आप समझ जाइए कि अब आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है और जल्द ही आपको नौकरी मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइम टेबल के हिसाब से मेरे कहने पर सिर्फ 10 दिन आप ऐसा काम करिए और देखिए परिवर्तन आएगा। लेकिन ध्यान रहे, 10 दिन लगातार आपको करना पड़ेगा, तब इसका वास्तव में असर आपको दिखाई देगा। तो इसको लेकर के थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और इसको पढ़ करके फिर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं। बहुत बहुत